नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। दरअसल आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी परिकल्पना पिछले 5 सालों से की जा रही थी। दरअसल पिछले 5 साल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि सीए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम, जिसे आज गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन कर दिया गया है, ये वाकया ऐसा ही रहा जैसे नोटबंदी से लेकर जीएसटी का ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आम सभा चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल अब समझिए मामला क्या है। नागरिक संशोधन अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत साल 2014 के दिसंबर से पहले 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है। जिन धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। अगर सीए लागू हो जाता है तो क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा, इसे भी आप समझ लें। अधिनियम लागू होने के बाद नागरिकता देने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार में केंद्रित हो जाएगा। आज से 5 साल पहले संसद में पारित सीए के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता अधिसूचना जारी होने के बाद साफ हो गया है। दरअसल ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो अचानक सामने आया है। इसी साल 28 जनवरी को आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। अब माना यह जा रहा है कि देश में आम सभा चुनाव को लेकर हफ्ते भर के भीतर कभी भी देश में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में सीए को लागू कर केंद्र सरकार अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि चुनावी माहौल में मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सरीखे बीजेपी के धुर विरोधी सियासी दल केंद्र सरकार के फैसले पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हाँ, एक और बात आपसे जरूर साझा करना चाहूँगा। दरअसल सीए और एनआरसी दोनों में फ़र्क क्या है। केंद्र सरकार का दावा है कि सीए अवैध प्रवासियों के लिए लागू है, किसी भारतीय नागरिक का इससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि अन्य लोगों को छोड़कर केवल भारत के नागरिकों को रिकॉर्ड शामिल किया गया है ये एनआरसी में। सीए पूरी तरह से धर्म से जुड़ा अल्पसंख्यकों का मामला है, जबकि एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये भी मैं बता दूं कि दरअसल एनआरसी देश के केवल असम राज्य में ही लागू किया गया है। 25 मार्च 1971 के पहले असम में रह रहे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम है, वक्त को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही दिया है। इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर हम एक चर्चा करेंगे। बेहतर पैनल हमारे साथ होगा। सब सारे पॉलिटिकल पार्टियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बेहतरीन पैनल होगा। आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें जो व्यवस्थाएं दी गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें हर एक वो अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक कह दे, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें कि 6 धर्म के लोगों को शामिल किया गया है, उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जिस पर ऑनलाइन आवेदन होगा और उस पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सीए की व्यवस्था लागू हो जाने पर जो अप्रवासी अवैध हिंदू अल्पसंख्यक हैं, या जैन हैं, या पारसी हैं, या बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उनको भारत की नागरिकता हासिल हो जाएगी। एक तरफ जश्न का माहौल है, जो इस तरह के अप्रवासी हैं जो 31 मार्च 2014 के पहले भारत में आ गए थे, उनको अब भारतीय नागरिकता का अधिकार हासिल हो जाएगा, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसको इसमें क्यों शामिल किया गया है। विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक सीए अधिसूचना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली में तो सुरक्षा के मद्देनज़र फ्लैग मार्च तक किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कोशिश है, क्योंकि इसको लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन 2019 में जब ये संसद में पारित हो गया था तो राष्ट्रपति के पास अधिसूचना जारी करने के लिए ये लंबित प्रस्ताव था। अचानक आज ये सूचना आई थी कि शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद
यह ट्वीट के जरिए सूचना दी गई कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित नहीं करेंगे और उसके चंद मिनट बाद ही यह अधिसूचना जारी कर दी गई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, चर्चा हम करेंगे, विपक्षी दलों का निश्चित तौर पर एक आरोप आएगा कि इसे वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनज़र से देखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि जो गैर मुस्लिम हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं, उनको अब नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उनके लिए ये निश्चित तौर पर एक जश्न का माहौल हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर हम गंभीरता से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शमसी आज़ाद साहब, ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में। विवेक पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में ये शुमार हैं। रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, काफ़ी गंभीर अपना पक्ष रखते हैं ये। और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शमसी आज़ाद साहब, क्योंकि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सवाल आप ही से कि अभी ही क्यों सीए को लेकर अधिसूचना। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को, विवेक पांडे जी, रजनीकांत मिश्रा जी, वैभव त्रिपाठी और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपको भी सादर प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाना कि अभी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है समय को अनुकूल देख के करती है। उसको लगता है कि अब इस चीज़ का समय आ गया है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो इस चीज़ को धरातल पर उतारने का काम करती है। CA/NRC की बात लगातार कई वर्षों से चल रही थी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी से कहा था, सदन में भी कहा था, बहुत सी जगह पे चुनावी भाषणों में भी कहा था और अक्सर जो है मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये बात कहते रहे। लोग उनसे पूछते रहते थे कि CA कब लागू होगा, CA कब लागू होगा। आपने देखा इसके पहले जब CA/NRC की बात चली थी तो विपक्ष ने कुछ बेकसूर, कुछ जो है अनजान मुसलमानों को इस तरीके से वर्गलाया, भड़काया कि उन लोगों ने जो अनशन शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन किया, जो कई महीनों तक लगातार चलता रहा। लेकिन जब बाद में उसकी असलियत उन लोगों को पता चली तो उन लोगों ने स्वयं ही उस चीज़ को ख़त्म किया और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करके इस कानून को लाना चाहती है। ये कानून उन लोगों के लिए है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से यहाँ पर रह रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी कहा जा सकता है क्योंकि बाहर से आए हुए हैं और वहाँ पर वो अल्पसंख्यक ही हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं से ये कहा जाता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक ही हैं जहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो में से हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए शरणार्थी हैं जो यहाँ पर वो सम्मान नहीं पा रहे थे जिसके वो हकदार थे। अपने ही देश में गैर नागरिकों की तरह रह रहे थे, अपने ही देश में जो अनजान लोगों की तरह रह रहे थे। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया और आज वो समय, अनुकूल समय आया जब इसका उन्होंने कानून को लागू किया। और हमारे ख्याल से इसमें विरोध करने वाली बात जो है कहीं से भी नहीं है कि कहीं से भी विरोध किया जाए और हमारे ख्याल से इतना विरोध भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनज़र पूरी मुस्तैदी के साथ जो है पूरे देश में जो है उन्होंने अलर्ट घोषित किया। पूरे देश पर उनकी निगाह है कि कहीं पर भी कोई, क्योंकि होता यह है कि होना कुछ नहीं होता, लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं साजिश करके इस चीज़ को जो है भड़काने का काम करते। जैसे आपने देखा कि पूर्व में किसान आंदोलन हुआ तो उसको किस तरीके से देश के मासूम किसानों को, देश के बेगुनाह किसानों को किस तरीके से उत्तेजित कर दिया और इतना उत्तेजित कर दिया कि वो जान लेने देने पर उतारू हो गया। और फिर उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, क्या किया वो बताने की ज़रूरत नहीं, लंबा हो जाएगा। लेकिन जब उनको भी ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसमें जो है साजिश हो रही है कि हमको अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, हमको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी लगातार देती आई है वो सम्मान हमसे कहीं ना छिन जाए, तो उन लोगों ने बैठकर सरकार के साथ समझौता किया, बात को ख़त्म किया और उसके बाद वापस अपने घर में गए। और दोबारा से फिर विपक्ष, क्योंकि होता यह है कि जब चुनाव आता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो हज़ारों मुद्दे हैं, वो 370
साहब, के लेकिन बाद वक्त को लेके सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। मैंने अब क्या चंद कहा, दिनों बाद आचार संहिता आनी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपने पार्लियामेंट में राजन ये सर, देखिए विधेयक पारित कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो ये कहा जाता है कि चुनाव का मौका है, और ऐसा होता है कि हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं भारत में चुनाव हो रहा होता है। कहीं विधानसभा का होगा, कहीं विधान परिषद का होगा, कहीं राज्यसभा का होगा, कहीं लोकसभा का होगा, कहीं जो है न्याय पंचायत का होगा, कहीं जिला पंचायत का होगा, कहीं नगर पालिका का होगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी होने के नाते सभी चुनाव में भागीदारी करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो वो तो हमेशा ये इल्जाम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर किया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर। हम ये आरोप सहने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है, उसके बाद भी न चुनाव के पहले कोई तैयारी करता है, न चुनाव के बाद कोई मुद्दा बनाने की तैयारी करता है। विवेक जी, सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता को, भाई उनका कहना है कि ये इत्तेफाक है, वक्त का तकाजा नहीं है सीए अभी लागू करना। देखिए, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा, और आपके माध्यम से जी मैं पहले तो शुभकामनाएं दूंगा, चूँकि कल से रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, तो इस देश की शांति और अखंड एकता बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूं। बहुत अच्छी बात की हमारे मित्र ने। मुझे इनकी एक लाइन जो इन्होंने कहा, जो वक्तव्य दिए, उसमें एक वाक्य को मैंने पकड़ा, अपने देश में सम्मान नहीं पा रहे थे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत कर देता हूं, जो गृह मंत्रालय की जानकारी 2021 तक की फिलहाल हमारे सामने है। हाँ जी। तमिलनाडु में 108 शरणार्थी शिविर में 58,883 श्रीलंकाई शरणार्थी हैं। उड़ीसा में 54, भारत में 72,312 तिब्बती शरणार्थी हैं, और जो CAA NRC का प्रकरण ये बता रहे हैं जो लाया गया है, इसमें अफगान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को ये बता रहे हैं कि इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया जी। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करेंगे CAA NRC पे, तो पहले तो इन जातियों के हिसाब से इनकी संख्यात्मक शरणार्थियों की संख्या भी स्पष्ट करनी चाहिए। आप ये कानून लाए किनके लिए है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो आंकड़े मेरे पास आए हैं उसके अनुसार तो हमारे पास जो शरणार्थी है वो श्रीलंकाई हैं, तिब्बती हैं, और कुछ तमिलनाडु के शरणार्थी शिविर में, हाँ, और उड़ीसा में है 54 शरणार्थी शिविर वहां भी चल रहे हैं। तो मुझे ये स्पष्ट कर दे पहले कि संख्यात्मक अनुपात जो है वो इन धर्मों के साथ तो है, ठीक है, आप किसी को शरण देना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप जहां 84-80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, वहां 180 हो जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर देश सक्षम है तो बिल्कुल दे, लेकिन उसका भार इस देश के नागरिक की बोझ जेब पे ना डालते हुए राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल के चंदों पे डाल लें। ये भी एक अच्छा सुझाव है, इसको आप मुझे लगता है सकारात्मक रूप में स्वीकार करिए। दूसरी बात पे आऊंगा, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बिल लाया गया है, जो अभी तक आया, चूंकि मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति हो गई कि हम लोग इसकी घोषणा होते ही इस पे बहस करने लगे। थोड़ा सा इसका एक प्रारूप जब जमीनी स्तर पे अपना आधारभूत स्तर वो दिखाता चेहरा, तब हम इस पे ज्यादा अच्छे से इस पे बोल पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 1.25 लाख मजदूरों को इजराइल भेजा जा रहा है। विवेक जी, इस अधिसूचना की एक जानकारी आपको दे देते हैं। एक तो ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सबको पता है, वेब पोर्टल उसके लिए निर्मित हो चुका है जी। और भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक पर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन जो बाहर आएगा वो किस पर जाएगा? जिनको आप शरणार्थी बना करके इस देश में लाएंगे, वो उसका भार आप किसके ऊपर डालने जा रहे हैं? दूसरी बात, अभी अकबर नगर में 2200 मकान तोड़े जा रहे हैं, वो सभी के सामने है। आपकी मीडिया को भी धन्यवाद, आप लोगों ने भी पुरजोर तरीके से उस खबर को दिखाया है, सत्य दिखाया। बिल्कुल। और हमारे इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं वो भी इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। क्योंकि दुख इस बात का होता है कि राजनीतिक दलों का एक संस्कार जो है संस्कारहीन दिशा में कैसे बढ़ता है, उसको समझिए। 2200 मकान अवैध है। एक मकान के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम 5 परिवारों का भी आंकड़ा जोड़ लें तो अच्छी खासी वोट बैंक हो जाती है। उन मकान से, उन नागरिकों से आपने चुनाव में वोट लेकर के जो विधानसभा में अपना प्रत्याशी जितवाया, वो वैध माना जाएगा। लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो मकान अवैध हो गए। तो मुझे लगता है इस हिसाब से तो इस विधानसभा को भी डिसॉल्व घोषित कर दीजिए आप, क्योंकि वो वोट भी अवैध थे। फिर अगर वो मकान अवैध थे तो उनका वहां पे कैसे आपने उस वार्ड का या फिर उस जगह पे आपने कैसे ये सवाल हमने उठाया था कि भाई वहां, हाँ मुझे पता है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी दे रहा हूँ। वाटर कनेक्शन दिया गया है, बिजली मीटर लगा हुआ है, ये सारी सरकारी वहां पे सुविधाएं उपलब्ध थी। मैं वही लाना चाह रहा था आपको कि जब आप अपने देश के अंदर जो स्थिति इस समय आपके नागरिकों को जो सम्मान पूर्वक जीवन मिलना चाहिए, जो भारतीय नागरिक हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो CAA NRC का प्रारूप लेके आए, इसमें एक आपत्ति और है मेरी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन जातियों की आप बात करते हैं, चूंकि ये सभी जो है कहीं ना कहीं हिंदू
जो एक व्यवस्था है, हिंदू जीवन पद्धति से प्रेरित है, इनका मिश्रित स्वरूप आपको दिखाई देता है। मुस्लिम अपवाद क्यों हो गया भाई? भाई आप पाकिस्तान की बात करेंगे, वहां के मुस्लिम क्यों नहीं आएंगे? आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहां मुस्लिम क्यों नहीं आएंगे, जहां 80% जनसंख्या मुस्लिमों की है? का मामला फंसेगा। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। तो आपको टाइटल तो चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर आपने आज इनकी बात की तो क्या आप इस पे भी राजी होंगे कि शत्रु संपत्तियों को उन्मुक्त किया जाएगा? बात तो उस पे भी होगी फिर, क्योंकि केवल नागरिकता देने के पीछे जो आपकी मंशा है एक हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करने की, वो तो हम समझ ही रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति यहां है कि जब आप अंतरराष्ट्रीय पटल पे अपने, क्योंकि देश के अंदर तो आपने कोई ऐसा काम किया नहीं कि आपकी छवि सुधार दिखाई दे या लोग उसको स्वीकार करें, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पटल पे आपने एक संदेश देने का प्रयास किया, तो इसमें मुस्लिम अब देशों के लोग अगर खड़े हो गए फिर से, और वो अगर सवाल पूछेंगे कि अगर भारत इतना ही उदारवादी है तो मुस्लिमों को इसमें प्रतिबंधित क्यों किया गया है? ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब हम आजाद जी से लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा में शामिल कर दे रजनीकांत जी, गंभीर प्रवक्ता हैं। जाहिर सी बात है सीए लागू हो गया है। इस अधिसूचना को जिस वक्त पे ये लागू किया गया है देश में, कोई सवाल आपके जहन में भी है या आप स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए ये कानून, इस पे काम तो बहुत पहले से चल रहा था। हाँ, 2019 में संसद में पारित हो चुका लेकिन ये लागू नहीं किया गया। हम कह रहे हैं कि जो लोग मेरे देश में रह रहे हैं जी, और अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो खा तो हिंदुस्तान का ही रहे हैं। जैसे खर्चे बढ़ने की बात आई कि इस पे एक लोड आ जाएगा, तो लोड तो ऑलरेडी है। अगर उसको एक कानूनी जामा पहना दिया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ठीक बात है। और जो अभी हमारे भाई ने कहा कि उसकी गणना, तो लोग फार्म भरेंगे, सारी चीजें करेंगे, ये सारी रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं, किस शरणार्थ में कितने हैं, कैसे हैं। तो ये सारी चीजें देश के सामने आ जाएंगी कि कितने लोग हैं। रजनीकांत जी, एक सवाल आपने जो उठाया वाकई वो मौजू है। मेरा ये कहना कि अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी तो वो अधिकृत हो जाएंगे कि यहाँ वो नौकरी पेशा कर पाएंगे, और संभवतः लगता है कि वो स्वरोजगार की ओर खुद उन्मुख हो जाएंगे। जी नहीं, अभी तक उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, जो भारत में लोग रह रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान जितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट है। इस पे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है कि उनके ऊपर कोई इसका कार्रवाई होने जा रहा है। जी, तो इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है, ये इसको मानना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है। और देखिए, रिकॉर्ड और खामियां, आज अभी ये लागू और हम लोग इस चर्चा में बैठ गए। जी, ठीक ना, ये थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। हम लोगों को इस पे अभी कुछ बहुत पढ़ा भी नहीं कि क्या क्या उसमें सारी चीजें हैं, पूरा डिटेल्स। दरअसल लोग भूल गए थे 2019 के विधेयक के बाद चर्चाएं हुई थी, तो लेकिन ठीक है, आपने इसको रखा, तो मैं तो इसका स्वागत इसलिए करूंगा कि जो अवैध तरीके से मेरे देश में रह रहे थे, वो वैध तरीके से मेरे देश में रहें, उनके बारे में मुझे जानकारी हो कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। क्योंकि इस तरह से रहने पे तो कुछ पता ही नहीं कब वो कहाँ गए, कब कहाँ गए, ना कोई रिकॉर्ड है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीजें तो अच्छी हुई, इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसका स्वागत करता हूं। चलिए वैभव जी को जोड़ ले रहे हैं। वैभव जी, जयराम नरेश जी का बयान आ चुका है, चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। भाई आप विरोध क्यों कर रहे हैं सीए का? कानून है कि पूरी तरीके से आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जिसमें समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार ये कहता है कि सरकार किसी भी कानून में किसी जाति, धर्म या लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो इसमें ये सरकार यही कर रही है। तो बात सीधा सा, और आप जो बात कह रहे हैं कि चुनाव के समय इसलिए कह रहे हैं कि 2019 में पास हुआ कानून 5 वर्षों तक फाइल गायब हो जाती, और जैसे ही 24 का चुनाव आता है तो राजनीतिक लाभ के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भाजपा इसको आती है। सवाल ये बड़ा होना था कि चलिए, आपके अंदर अभी शमशी आजाद साहब कह रहे थे कि नहीं, हम ये उनको अधिकार दे रहे हैं। अरे अधिकार तो मणिपुर के लोगों को भी देने की बात थी भाई। प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों मौन है पिछले 10 महीने से?
क्या अब वो अगले चुनाव के लिए रखा है क्या? बड़ी बात है कि जो सरकार 10 साल पूरी कर चुकी है उसके पास गिनाने को एक भी उपलब्धि नहीं है, और वो कभी मंदिर की बात करेगी, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, और ऐसे कानूनों को आगे बढ़ाती है। अरे भाई वैभव जी, मोदी जी तो हर मंच से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं भाई, अब कितना गिनाएंगे वो? आप ही बता दीजिए क्या 20 करोड़ लोगों को 10 साल में नौकरी दे दी क्या? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? एमएसपी का कानून बना दिया क्या? महिलाओं पर अत्याचार मणिपुर में रुक गया क्या? बीएचयू आईआईटी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का आईआईटी देश का सबसे ख्यातिलब्ध संस्थान है, उस बीएचयू आईआईटी में गैंगरेप होता है और भाजपा के गुंडे करते हैं। प्रधानमंत्री इस पे बोलते ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हर मंच से गिना रहे हैं, क्या गिना रहे हैं? हर एक सरकार के ऐसे आपराधिक कृत्य साफ तौर पर देखते हैं भाई। 20 साल से मैं कवरेज कर रहा हूँ सियासी दलों को। वादों और दावों का फर्क मैंने देखा है हकीकत तो में। आप ही, चूंकि आपका लंबा अनुभव है, तो आप ही बता दीजिए कि जो वादे किए थे 2 करोड़ हर साल रोजगार को 20 करोड़ लोगों को मिल गया क्या? किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? किसानों की आय आधी हो गई जनाब। महंगाई की मार की जब ये बात करते थे 400 का सिलेंडर 1200 पहुंचा देते। भाई सीए का विरोध क्यों है? सिलेंडर और महंगाई पे तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं वैभव जी, सीए का क्यों विरोध? संजय जी, मैंने बेहद साफ तरीके से स्पष्ट रूप से आपको बताया कि आर्टिकल 14 का ये वायलेट करती है। ये आर्टिकल जो 14 है उसको ये वायलेट कर रहा है। समानता का अधिकार, आप धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकते, यही कहता है आर्टिकल। नहीं, इसको वैभव जी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 देशों की बात हो रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहां पे जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो अगर हमारे देश में आना चाहें तो निश्चित तौर पर ये उनका स्वागत करने की बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि जो नेपाल या तिब्बत से लोग आएंगे शायद वो इसमें कवर नहीं होंगे, या जो आए हुए हैं ऑलरेडी नेपाली। हाँ, उसका जिक्र नहीं है, उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हो निश्चित तौर पे। विवेक जी ने सवाल खड़े किए। मैंने वही बात कही कि जब जाति और धर्म के आधार पर कानून में भेद है तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इसी का विरोध है। सरकार इस पे जवाब नहीं देगी। सरकार तो इस बात के लिए कहेगी कि मंदिर बन गया जी, 20 करोड़ रोजगार की बात भूल जाओ। अरे हमने यही बात कही ना भाई। एक तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है, अभी आप देखेंगे लखनऊ में, आप चूंकि आपका पुराना अनुभव है और आपका पूरा नेटवर्क है पूरे प्रदेश में। जी भदोही में एक युवक को गोली मार दी बाइक पे चलते हुए। आपका बलिया में एक महिला को निर्ममता से हत्या कर दी गई। इन सारे मुद्दों पे पुलिस मौन है, सरकार मौन है। 10 साल की विफलता का बात है, हर मुद्दे पे विफल रही है सरकार। अब हर जगह धार्मिक मुद्दों को आगे कर रही है। किसानों को एमएसपी देने की बात 2 साल पूर्व ही प्रधानमंत्री ने कही थी, वादा किया था उन्होंने कि हम आपको एमएसपी का कानून देंगे, लेकिन किया क्या? नहीं दे पाए। 2 साल बीत गए, अब वो बात ही नहीं करेंगे। और भाजपा के साथी कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया गया। अरे मोदी जी ने भड़काया, मोदी जी ने ही तो भड़काया भाई किसानों को। मोदी जी ने 2 साल पहले कहा कि हम आपको एमएसपी का कानून देंगे। वैभव जी, हाँ जरा जवाब सुन लीजिए। आपको शायद अपनी पार्टी की करतूत नहीं मालूम है। 1970 और 1980 में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं को नागरिकता देकर कांग्रेस पार्टी ने इसका पहले ही प्रारूप तैयार किया था। उस वक्त क्या हुआ था? तब आप कहाँ थे? तब आपका संविधान कहाँ था? आर्टिकल 14 कहाँ था? नहीं, जब श्रीलंका के तमिलों को यहाँ पर दिया गया था नागरिकता। बस सुन ले, अब जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। जब तमिलों को, अरे सुनी, आप सवाल करके फिर बीच में बोलते रहे। हाँ वैभव जी, जवाब दे दीजिए ना भाई, जवाब दे दीजिए। शमसी जी ने जो सवाल खड़ा किया तो हकीकत है ना। हमने जब उनको नागरिकता दी तो हमने कहा क्या कि इस धर्म के या इस जाति के लोग होंगे तो उनको नहीं देंगे? अरे आपने श्रीलंका के तमिलों को दिया है। नहीं, बात अल्पसंख्यक की है। बाकी भी जिन देशों से लोग आ रहे हैं वहाँ ये अल्पसंख्यक हैं, उनको वहाँ प्रॉब्लम थी, उनके साथ वहाँ उस समय भी यहाँ पर दिक्कत थी। लगाए हुए थे। कोई शरणार्थी तब बनता है जब उसको कोई दिक्कत होती है, तब वो दूसरे देश में आता है। ठीक है? नहीं, आप जो सोच रहे हैं, जो सोच के बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ बाकी लोग बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। बोलने नहीं दे रहे हैं, पहले सुनिए। पहले
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को आप शरणार्थी के लिए शरण देना पूरे विश्व में इस बात के लिए है हम मानवता के तो वही काम तो हम भी कर रहे हैं, वही काम तो हम कर रहे हैं, हम भी तुमको सम्मान दे रहे हैं, हम भी तुमको नागरिक बना रहे हैं हिंदुस्तान का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको दिक्कत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना नागरिक बना रही है, तो कहीं वोटर न बन जाए भारतीय जनता पार्टी के। आर्टिकल हाँ आर्टिकल 14 का उल्लंघन आप कर रहे हैं, हम उस बात को कह रहे हैं, आप इतने भोले मत बनिए। हम तो सब उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि हम सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धर्म के आधार पर आप ठीक है ठीक है, और आप यही भेदभाव कर रहे हैं। हम आपके जैसा तुष्टिकरण का काम नहीं कर सकते, दोहरा चरित्र नहीं रख सकते, ठीक है ठीक है, जरा हम जिम्मेदारी हमारी है। शमसी और वैभव जी, शमसी और वैभव जी, शमसी और वैभव जी, जरा मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब को भी शामिल कर ले चर्चा में। तकी साहब, सुना सारी सियासी दलों का तर्क, आप इसके समर्थन में हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? दरवाजा खोल दो। हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर साजिश जो है बहुत गहरी। साजिश ये है कि बहुत से आदिवासी गाँव में जंगलों में रह रहे चारवाए हैं, जो कम लिखे लोग हैं, बेचारे वहाँ कुछ इधर कुछ कई सदियों से रह रहे हैं, और वहाँ के जंगल को, वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ के जो चारागाह हैं, वहाँ की नदियाँ, उसको अपने समझते हैं और रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आदिवासी है, वो रिफ्यूजी टाइप की जिंदगी गुजारते हैं, खाना बदोश है, तो उनके पास पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है। अब सरकार चाहती है, सरकार के जरिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बीजेपी सरकार फंडिंग करती है, उसके दांत लगे हुए हैं जंगलों के ऊपर। आप देखें छत्तीसगढ़ में कैसे जंगल काटे जा रहे हैं, सरकार बड़ा विरोध हो रहा है। तो ये हिंदू मुसलमान के ऊपर में धुआं है, ये बादल है। गहराई ये है कि ये वहां से सब लोगों को हटाना चाहते हैं जो पुश्तों से वहां पे रह रहे हैं, और जो जंगलों को अपनी प्रॉपर्टी जैसे जंगलों से लकड़ियां खींचते हैं, बिल्कुल उनका जीवन व्यतीत होता है, तो उससे हटा के बड़े बड़े की तैयारी हो रही है, और उसको ढका जा रहा है हिंदू मुसलमान की चादर। सबसे बड़ी बात के जरिए जो पढ़े, जो आपने पढ़ा लिखा है, हिंदू मुसलमान कई सालों से उसको सीए की कोई परेशानी नहीं, मुझे सीए की कोई परेशानी नहीं। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी मदर भी नहीं, उसमें बहुत तरह किया, मुझे कोई इशू नहीं। और बहुत से नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन परेशानी ज्यादा होने वाली आदिवासियों को, परेशानी अधिक होती है शेड्यूल कास्ट को, कास्ट को, पिछड़े लोगों को होने वाली है। तो ये बीजेपी हमेशा जो अपने करकट करती है, उसको मजहब की तरफ की चादर से ढकना चाहती है। उसी बात से कोई भी तकी साहब, लेकिन मेरा एक सवाल ले लीजिए कि भाई जो भारतीय कभी यहाँ थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये तमाम जो 6 अलग अलग कहा जाएगा धार्मिक समूह हैं, वो किसी कारणवश बांग्लादेश गए, पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, वहाँ उनके साथ तमाम तरह के उत्पीड़न हुए और किसी तरह वो जान बचा करके यहाँ आए। तो उनको अगर भारत की नागरिकता हम देते हैं तो एक तरह से कहा जाएगा ना कि ये घर वापसी है। लेकिन जो बांग्लादेशी वहाँ के आर्थिक तंगहाली की वजह से हमारे मुल्क में आकर के अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको कैसे आप नागरिक दे करके जायज बता सकते हो? भाई उनको तो उनके देश जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अपरिपक्व सरकार है, जिसको इंटरनेशनल व्यवहार पता नहीं है, और हर इंटरनेशनल फ्रेंडों को फेल होती है। कोई भी सरकार, कहीं भी देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं कह सकती कि वो रिफ्यूजियों को अपने देश में नहीं घुसने दें, क्योंकि आपको अपनी छवि पेश करनी होती है। अभी सीरिया के अंदर लड़ाई भी आप देखा, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, बहुत से लोग माइग्रेट के अलग यूरोपीय कंट्री जा रहे हैं, किसी ने मना किया उनको नहीं रखेंगे, उनको रखा, वेलकम किया, क्योंकि बेचारे परेशान से, सताए हुए लोग थे। जो भी लोग आता है वो सताया होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ये खुद कहते हैं ना, हिंदू लोग सताए हुए जो वहां से आ रहे हैं, सताए हुए वहां से आए। आप देखिए भारत के कितने अफगानी रह रहे हैं, इनको सरकार बता रही है, और इनको रोहिंग्या को खुद बताया बीजेपी वालों ने, इन्होंने खुद कहा रोहिंग्या को, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोहिंग्या को पक्के मकान बना के देंगे, उनके व्यवस्था की जाएगी, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है जो को रोहिंग्या को उन्होंने बताया। तो इंटरनेशनली जो अपनी छवि कुछ और पेश करना चाह रहे हैं, और यहाँ देश हिंसा को आप जो है वर्गला रहे हैं। बाहर जाते हैं, आप कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जहाँ हिंदू पर धर्मा खाया जाता है, और यहाँ क्या कर रहे हैं आपसे किसानों के ऊपर। चलिए ठीक है, शमसी साहब से आपका जवाब ले लेते हैं। शमसी आजाद भाई, सुना तकी साहब को,
उन्होंने अपना पक्ष रखा। आप क्या कहेंगे उनके आरोपों को लेकर? नहीं, इनके आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। इनके आरोप इस वजह से लगा रहे हैं सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया है। जो यहाँ पर शरारती रह रहे थे, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जो नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं ले सकते थे, ज़मीन खरीदने में, कारोबार करने में तरह तरह की उनको परेशानियाँ आ रही थी। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, अगर हम सनातनियों को मजबूत करना चाह रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो हम जो वहाँ से शरणार्थी यहाँ पर आए, चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, अगर हम उनको नागरिकता दे रहे हैं तो इनको परेशानी क्या हो रही है? अगर कोई परेशानी है तो बताए भाई, परेशानी की वजह क्या है? परेशानी सिर्फ इस वजह से है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। एक और अच्छा काम कर दिया मोदी जी ने, एक और अच्छा काम कर दिया अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले। अरे भाई, तो ये लग रहा है ना वोट में कन्वर्ट ना हो जाए, वोट में कन्वर्ट ना हो जाए, और बुरी हार ना हो जाए। ये सिर्फ अपनी हार के डर से ये सारे बयान दे रहे हैं कि हम हार रहे थे 50,000 से, तो अब कहिए और जो हमारे वोटर बढ़ जाएंगे। विवेक जी भाई, आप हार रहे हैं इसलिए संभवतः ये आरोप लगा रहे हैं। भाई जवाब दीजिए। सारी बात तो यही है ना भाई कि चुनाव को देखते हुए और ये किया वो किया। भाई हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर गलत है तो आप उसको साबित करें भाई। नहीं देना चाहिए नागरिकता तो आप बताइए भाई, जबकि पूर्व की सरकारें ऐसा काम कर चुकी है। संजय, विवेक जी जवाब दीजिए। मैं देता हूँ। मेरी बात है। वैभव जी एक मिनट जरा विवेक जी बोल रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। कुछ दिन पहले, सबसे पहले जब एनआरसी और सीएए की बात आई थी तो असम में भाजपा ने इसका स्वागत किया और असम में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। लेकिन जब काउंटिंग होती है तो 19 लाख लोग ऐसे लिस्ट से बाहर हो गए जिसमें अधिकतर हिंदू थे। फिर उसी भाजपा ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपनी परिणति को तय करिए। दूसरी बात, श्रीलंका में लगभग 10,02,055 श्रीलंकाई रिफ्यूजी हैं जो 30 वर्षों से रिफ्यूजी कैंप में हैं। अगर आपकी मानसिकता या आपकी सोच भारत के एक उदारवादी चेहरे के साथ एक उदारता प्रस्तुत करने की थी, तो इन श्रीलंकाई नागरिकों को, जो कि तमिलनाडु वहां के मुख्यमंत्री जो कि पत्र भी लिख चुके हैं मोदी जी को, उसके बाद भी आपने इन लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? इसको भी आप स्पष्ट कीजिए। फिर उदारवादिता तो सबके लिए होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात सच है, देखिए भारत के सामने एक विषम परिस्थितियां क्या है। पूर्ववर्ती में जो सरकारें रही, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ हर गैर नागरिक जो कि विधिक रूप से भारत में नहीं है वो घुसपैठिया है। बिल्कुल। और अगर वो पर्यटक नहीं है, राजनयिक नहीं है, अगर सरकार द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई तो वो घुसपैठिए की श्रेणी में ही देखा जाएगा। कुछ शरणार्थी हैं जिन्हें वो दर्जा सरकार द्वारा प्राप्त है, लेकिन भारत में चूंकि घुसपैठ पे कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके कारण कि इस पे नियंत्रण किया जा सके, ये सबसे बड़ा चुनौती का विषय। और मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको लेकर भी एक कानून बनाने की आवश्यकता है। आप केवल बिल ला करके, और जिस तरीके से आप बिल लेकर के आए, मैंने तो एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछा, आपका उद्देश्य अगर चुनाव से लक्षित नहीं है तो इसमें रोहिंग्या शामिल क्यों नहीं है भाई? भाई रोहिंग्या तो सबसे बड़ी चुनौती है ना, जैसा कि आप बताते हैं देश के सामने। बिल्कुल। तो हम तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं ना इतनी देर से कि जब आप उदारवादिता का चेहरा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसमें सिख, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध ही क्यों? दूसरी बात, आपने जिन जातियों को इसमें शुमार किया, चाहे हिंदू की बात करिए, चाहे सिख की बात करिए, चाहे बौद्ध की बात करिए, जैन की बात करिए, पारसी की बात करिए, ईसाई की बात करिए, जैन तीर्थों को तोड़ने की बात भाजपा के सांसद करते हैं। हिंदुओं की जो दुर्गति हो रही है वो पूरे देश प्रदेश के सामने है। और अगर आप बौद्ध की बात करिए तो सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न, और ईसाइयों की बात करिए तो उनके लिए कोई विशेष आयोग गठित नहीं है। और अगर मैं कह दूं कि इन सारे जातियों को ले लिया जाए तो जिस तरीके का ध्रुवीकरण इस सीएए एनआरसी, देखिए मैंने फिर कहा, मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, सीएए एनआरसी को लेकर के मोदी, अमित शाह जी खुद अपने बयान में इतना कई बार कॉन्ट्रोडिक्टरी कर चुके हैं कि वो खुद ही समझाने में अनुपस्थित रहे, कि वो खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाए कि वास्तविकता में ये बिल कहना क्या चाहता है। तो जब आप देश को समझाने में ही फेल है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप इसको लागू करेंगे। और मैं कहता हूं कि कोई अगर इसका विरोध करता है तो ये सरकार की नियति होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक इसका स्पष्ट प्रारूप लेके जा सके। मैंने एक छोटा सा सवाल किया था, अगर आप इस चीज को लेके आ रहे हैं तो शत्रु संपत्तियों पे आपका क्या नजरिया होगा? क्या आप उनको उन्मोचित करेंगे? बताइए। ये तो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि इस देश की अधिकतर जो बड़ी हेरिटेज संपत्तियां तो शत्रु संपत्तियां हैं, तो उस पर भी आपको स्पष्ट करना चाहिए था ना। सीएए केवल आएगा और कुछ लोगों को नागरिकता मिलेगी, अगर आपका आधार यह है तो मैं पूछता हूं कि एक तरफ तो आप बढ़ती जनसंख्या को लेकर के कानून बनाने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और उसके लिए आप कई बार एक विशेष वर्ग को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन अब जो आप करेंगे क्या इससे भारत की जनसंख्या में इजाफा नहीं होगा? मेरा तो सवाल है, और मेरे सवाल विधिक प्रारूप में है, इनको स्पष्ट करिए और इसका प्रारूप हमें भी समझाइए भाई। वैभव जी का भी पक्ष ले लेते हैं, फिर शमसी से सवाल लेंगे। हाँ वैभव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए शमसी साहब बार बार जो
इको आ रहा है। जी। कह रहे हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? नागरिकता दे रहे हैं तो आर्टिकल 14 को वायलेट करके ही नागरिकता दे सकते हैं क्या? क्यों जाति धर्म रंग भेद के आधार पे आप भेद करना चाहते हैं? इसका जवाब नहीं दिया। आप बहुत उदार चरित्र हैं, तो दिल्ली में अभी कुछ कार्यक्रम हुए थे जो विदेशों से हमारे G20 के लोग आए थे, मेहमान देशों से। वही जो वो शरणार्थी थे उनको उखाड़ के फेंक दिया गया बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था के। उस पर आपने जवाब नहीं दिया। इस कानून में आप कहेंगे कि नहीं मुस्लिम नहीं रखा जाएगा, लेकिन जब अदनान सामी जैसा व्यक्ति नागरिकता के लिए कहेगा तो आप उसको नागरिकता दे देंगे। तो ये जो सेलेक्टिव आप डिसीजन लेते हैं, इसका क्या मतलब है? वैभव जी सवाल तो ये बनता है ना कि सरकार अपनी रणनीति बनाती है, जो नीतिगत फैसले लेती है उसके इर्द गिर्द उसका अपनी भूमिका होती है। मान लीजिए गरीबों के लिए कोई कानून अगर बनता है तो अमीर कहें कि साहब हमको क्यों नहीं शामिल किया गया। ये तो हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर के कानून है ना। अरे आप इतने भोले न बनिए संजय जी। सवाल जब पूरे देश के नागरिकता की हो रही हो तो अमीर और गरीब को इसमें न ले आइए, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कानून बनाने का एक दायरा होता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप आरोप प्रत्यारोप चाहे जो लगाएं, लेकिन सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि वो हिंदू अल्पसंख्यक जो भारत के बासिंदा थे वो किसी कारणवश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान गए, वहां से वो आजीज होकर के वापस अपने देश आकर के 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ रह रहे हैं। वो अवैध हैं, वो कहीं से नागरिक नहीं है। अगर उनकी घर वापसी हो रही है तो इसमें सवाल कहाँ उठता है? मैं जवाब दे दूं। आपका सवाल बहुत लंबा हो जाता है, जवाब के लिए समय कम होता नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिए आप। हाँ। कि ये सपना आया था मोदी जी को क्या कि भारत से वो लोग चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। 2019 से चल रहा है ये मामला सर। अरे सर आप यही तो बता दो ना, किसने कह दिया कि भारत से हिंदू चले गए थे, अप्रवासी हो गए थे और उनके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है? ये तो मैं शमसी साहब से पूछ लूंगा, हो सकता है उनके पास डाटा हो इस तरह का भाई। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर कोई पाकिस्तान गया, चाहे बांग्लादेश गया, चाहे कहीं गया, वो अपनी स्वेच्छा से गया। मेरा ये कहना है कि इस बात को स्पष्ट ये करें, भाजपा के चूंकि प्रवक्ता बैठे वो स्पष्ट करें आप, लेकिन जो प्रस्तुत करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार का उद्देश्य सार्थक है, अभी तक उद्देश्य सामने आया ही नहीं है। हम तो इस उद्देश्य को चुनाव से जोड़ रहे हैं और उसका कारण यह है कि इसमें आपने मुस्लिमों को नहीं रखा। मैं कह रहा हूं जिस आधार पे आपने अल्पसंख्यकों की बात की, अभी आपने बहुत अच्छा तर्क दिया कि जो अल्पसंख्यक दूसरे देशों में आते हैं, हाँ। दूसरे देशों में है, तो मैं कहता हूं दूसरे देशों में तो अन्य कई जातियां हैं, तो क्या आपके सबके लिए दरवाजे खोल देंगे? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं ना। अगर उदारवादिता होनी चाहिए तो सबके लिए उदारवादिता का जो शब्दावली शब्द वो है, उसका सिद्धांत क्या कहता है? उदारता सबके लिए होनी चाहिए। सीमित क्षेत्रों के लिए, सीमित दायरे के लिए उदारता का अर्थ क्या होता है, ये मैं मुझे कोई आशय से स्पष्ट कर दे पहले। अरे भाई विवेक जी, दलाई लामा के साथ इतने सारे तिब्बती आकर के भारत में इतने सालों से रह रहे हैं जी, हमने उनको स्वीकार किया ना, ये भारतीय संस्कृति है। स्वीकार करिए ना, यही तो मेरा सवाल है। रोहिंग्या से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। मैं तुलना की बात ही नहीं कर वो रहा हूं। दूसरे मुल्क के बासिंदे हैं जो अवैध रूप से नहीं। भारत क्या कोई ऑर्फेनेज है क्या? मैं पूछ रहा हूं। आप अपने देश में अपने नागरिकों को तो व्यवस्थाएं और सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं और आपने दरवाजे खोल दिए कि बाहर के लोग भी उठ नहीं। आपका एक तर्क, 80 करोड़ से 180 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन विवेक जी, आपका एक तर्क मुझको समझ में आता है कि भाई वो स्वेच्छा से वहां गए थे उन देशों में, लेकिन संभवतः ये घर वापसी का मामला बनता है भाई। रजनीकांत जी, आप अब एक तरफ तो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए कि भाजपा क्या अपने सिद्धांतों पे कायम है? कुछ दिन पहले तक तो ये एजेंडा चला रहे थे, क्या मानेंगे क्या कि उनको बाहर कर दिया जाए देश से? ये चला रहे थे कि जनसंख्या को नियंत्रित करो। अब क्या इनके आने से जनसंख्या नहीं बढ़ेगी भारत की? आप क्या इस बात का समर्थन करेंगे उनको देश से बाहर कर दो? सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर पे जो काम कर रही हैं सरकारें, क्या उससे इसकी आपातकालीन स्थिति नहीं खड़ी होगी इस देश के सामने अंतरराष्ट्रीय पटल पे? बताइए। मैं तो पूछ रहा हूं, एशिया में केवल भारत ही अपने दरवाजे क्यों खोलेगा फिर भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूं, भारत के नागरिकों की जेब से पैसा लेकर के आप राजनीतिक लक्ष्यों को क्यों उद्देश्य पूर्ण करेंगे? आप अपने पॉलिटिकल चंदों का खोल दीजिए ना दरवाजा, कौन मना कर रहा है इसके लिए? ठीक है रजनीकांत जी, भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो पूरी तरह से विरोध कर रही है, आप भी अपना पक्ष रखिए भाई। विरोध नहीं, इनकी नीति अभी भी स्पष्ट नहीं है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जी बोलिए रजनीकांत। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ उसके पहले बहुत शरणार्थी देश में आ चुके थे। इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, बहुत सारे शरणार्थी
आ चुके थे देश में, हाँ। और एक युद्ध हुआ और बहुत बड़ा काम हुआ कि बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान था वो, पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ चुके थे। उस समय भी कुछ ऐसे सवाल उठे थे कि देश का क्या होगा। देखिए, एक चीज से मैं सहमत हूं, मैं थोड़ा सा अपने उससे कि घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। देखिए, ये तो सवाल हर मंच से उठता है भाई। सुनिए, जहां तक अभी जो बात चाइना की घुसपैठ को हुई, मेरी बात मानता सुनिए था, ना। वो अरे मैं आपके बीच वैभव जी आते हैं, वैभव जी आते वैभव जी, हैं। मैं आपके बीच में बोला, रजनीकांत जी का जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं वैभव जी। देखिए, राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में जब प्रॉब्लम हुई तो शांति सेना भेजा, जी, और उसका नतीजा क्या निकला? बहुत लोग आए और वहां पे एक तमिल सिपाही ने हमारे प्रधानमंत्री को बंदूक के कुंदे से मार दिया। आप लोगों ने देखा होगा इसको। जी, वो तस्वीर कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है? ये सारे देश ने इसका वो किया था, किसी दल की बात नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ। नतीजा क्या निकला इस सब आंदोलन को लेके कि राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है एक तमिल महिला को मानव बम बना के। देखिए, ये सब चीजें मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसी परिस्थिति होती है लोग निर्णय लेते हैं। आज देश में ये परिस्थिति बनी कि ये जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ये पुनर्वास के लिए अब इनके लिए जरूरत थी इसकी। अब अगर आप कह रहे हैं कि चुनावी मोड है, तो यार अगर अच्छा काम है तो चुनाव में वोट मिलेगा। अगर इसको आप अच्छा काम मानते हैं, बहुत अच्छा काम है, तो इसमें बहस करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, इसमें फिर क्या बहस? नहीं, इसमें बहस क्या? नहीं, अगर प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए तो क्या नहीं जाते? वहां घटना घटी थी तो परेशानी आप ये कहें है कि चुनावी कहीं मोड वोट में कन्वर्ट ना हो जाए, गलत कहीं बातें भाजपा हैं, इससे और ये सब फायदा नहीं ना उठा करनी ले। चाहिए। और जिनकी बात आप कर रहे हैं वहां बहुसंख्यक हैं, वहां अल्पसंख्यक नहीं। जिन देशों की बात इस ये कानून में कही गई है, इसलिए उनके लिए जो बातें नहीं है, नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि चकी साहब आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपके बांग्लादेश पास। गए विवेक थे, जी जरा क्योंकि बोल रहे हैं, फिर घटनाओं पे आपसे जाना पूछें। चाहिए। और जैसे 26/11 हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, बहुत संवेदनशील है। वो भारत की मजारों पे चादर न चढ़ाएं, लेकिन बांग्लादेश जाकर के चादर चढ़ाते हैं, फोटो वहां से आती है। मैं मानता हूं कि वो संवेदनशील है, राजनीतिक लक्ष्यों को पोषित करने के लिए वो किसी भी हद तक के जुमले कर सकते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं ये। मैं तो आप कह रहा पक्ष में बैठे हूं, तो मैं तो आपको ये बिल्कुल कहना कह रहा हूं। है। कुछ दिन पहले आप भी नहीं, कह रहे थे, और नहीं, इसका मैं धन्यवाद देखिए- देता हूं कि आपने आज कम से कम इंदिरा जी के महत्व को भी समझा दिया इस नहीं, देश को। हम क्यों नहीं समझाएंगे? हम जो बात कहेंगे वो सही कहेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या अरे उस तरह स्वागत- के प्रधानमंत्री ने मैं तो क्यों स्वागत कर रहा हूं भाई, क्यों मैं तो घुसने कह रहा हूं। दिया? मैं क्यों तो घुसने स्वागत दिया? कर रहा हूं आपकी भाई बात साहब, का। क्यों मैं कहां घुसने कह रहा हूं कि दिया? आप गलत कह रहे हैं? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इंडिया में क्यों लिया? भाई, इंदिरा इसका जी से सवाल खामियाजा- करते थे ये कि वही इसका स्थिति खामियाजा है, देश भुगतना ये रहा वही है, स्थिति इसमें है। दो नहीं, राय सुन नहीं लीजिए, है। हाँ। ये वही स्थिति है जैसे कि बोडोलैंड पे भाजपा 110 पूर्व उग्रवादियों को भाजपा ज्वाइन करवाती नहीं, है, नहीं, नहीं, गलत आतंक बात। का पोषक करती है। गलत मैं बात। आपको बताइए, खबर गलत दिखा दूं, बात। खबर दिखा दूं, विवेक खबर जी, दिखा गलत दूं। बात। बोल दीजिए कि गलत आतंकवादी को बात। टिकट नहीं दिया था इन्होंने गलत जम्मू के बात। चुनाव गलत में, बात। जम्मू निकाय चुनाव में देखिए, पूर्व आतंकवादी को गलत टिकट नहीं दिया बात। था। विवेक अब जी, इसका- इसका- मैं तथ्यों के साथ आप बात- नहीं, मैं नहीं, दिखा ठीक है। दूंगा, आपका मैं दिखा आपका दूंगा। तर्क नहीं, आपका नहीं, तर्क मैं हो दिखा सकता है। दूंगा। आप बात नहीं, तर्क कानून नहीं, से करिए। मीडिया ही खबरें दिखाती है, विवेक और जी, उसी विवेक जी। मीडिया की बिना निष्पक्षता को आप- आप निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये आपका अब आप तर्क- मीडिया के ये ऊपर आपका सवाल तर्क उठा हो रहे सकता हैं। है। आप ये तर्क ये आपका रख के तर्क तो हो कर सकता रहे है। हैं। इस तरह के आरोप नागरिकता प्रत्यारोप के लगते टिकट रहे हैं। कैसे? नहीं। अरे तो मैं कोई तो नहीं कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा नहीं, नहीं, हूँ, नहीं। पूर्व आतंकवादी को हाँ, आप नाम तकी नहीं साहब- ले सकते हैं क्या? तकी साहब के पास पूर्व चलते हैं जरा। आतंकवादी, पूर्व लगने का मतलब जिसने सरेंडर कर दिया वो ठीक है। आतंकवादी नहीं रहा। जरा तकी आप साहब कैसे से- कहेंगे तकी देश साहब को विरोधी ले- गतिविधियों में उसकी संलिप्तता नहीं रहेगी? विवेक जी, बताइए विवेक आप जी, मुझे, विवेक जी, विवेक केवल जी, इसलिए ये कि उसने तर्क- सरकार के सामने शस्त्र डाल दिए वो विवेक आतंकवादी नहीं रहा। जी, विवेक जी, ये तर्क हो सकता है। ये जब आप सत्ता में रहते हो तो विपक्षी इस तरह के तर्क देते हैं, उनके पास साक्ष्य भी होता है, लेकिन बाद में वो सिफर साबित होता है। लेकिन मोहम्मद तकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, तकी साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक ढोल बिछ रही है कि बहुत ज्यादा वो परेशान है हिंदुओं को लेकर उनके हाल पे। अभी देखिए आई है कि हिंदू शरणार्थी जो दिल्ली में लगातार 12 साल से रह रहे थे और बेचारे पाकिस्तान से आए थे हिंदू शरणार्थी, उनको बीजेपी ने सही घर नहीं दिया। वो जैसे भी रह रहे थे घरों को तोड़ने का काम किया। तो जो हिंदू लोग जो पाकिस्तान से आए थे दिल्ली में पिछले 12 साल से रह रहे थे, 10 साल सरकार है बीजेपी की, बीजेपी उनको बसा नहीं पाई, बल्कि उनके घरों को बुलडोजर तोड़ रही है और यहाँ दिखाते बहुत परेशान है। दूसरी बात, आपने कश्मीरी हिंदुओं को क्या बसा पाए? आप 370 लगा दी। आज तक एक कश्मीरी परिवार को ये कश्मीर में वापस बसा नहीं पाए।
पंजाब में सब रह रहे हैं क्या? चले यहाँ पे सारे तो ये कश्मीरी जो अपने पंडित देश पंजाब में में आ गए हैं, नहीं आप कर उनको पा बसा रहे रहे हैं, हैं। बसा पा रहे हैं। आप बताइए वहाँ कोई अब उनके साथ बुलडोजर घटना हो रही हो चला तो? रहे, ये ढोंग नहीं, ये सब लोग तर्क हैं, ढूंढने की ढोंग जरूरत पीटते नहीं, ये हैं। सब कोई गलत अब कोई बात घटना है। वहाँ पर हो रही है? ये सब हर तर्क जगह गलत है। हर ये जगह बात- हिंदू परेशान हो रहा हम है। सीए चाहे लाए कश्मीरी हैं, आप पंडित इसके हो, बारे में बात चाहे करिए ना पाकिस्तान से आए कि अगर हिंदू हम तो उनको बेचारे नागरिकता परेशान दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तकी भारतीय साहब- बना रहे हैं, तकी साहब- आप क्या आउट ऑफ परेशान ट्रैक हैं? नहीं, आउट ऑफ ट्रैक नहीं। तकी साहब, मेरा ये सवाल है कि सीए को लेकर के देश के सामने क्या चुनौतियां हो सकती है, क्यों आप विरोध कर रहे हो भाई इसका? आप सबसे बड़ी सवाल का जवाब दे दीजिए। जो देखिए, शत्रु हम- संपत्तियां रही थी, हम सुन लीजिए विरोध मेरी नहीं बात। कर रहे। विवेक जी, आपके पास जो एक- शत्रु एक- संपत्तियां जिनकी थी और जो ये देश छोड़ के चले गए, लेकिन उनके अगर कोई वंशज आके शरणार्थी बन के सालों से रह रहे हैं और आज अगर उनको आप नागरिकता देते हैं, कल को क्या वो शत्रु संपत्ति पे अपना दावा क्लेम नहीं करेंगे? बताइए आप मुझे। तब आप बिल्कुल, किस स्थिति में, इस स्थिति में आप कानून के माध्यम से कौन सा ऐसा प्रावधान लाएंगे, क्योंकि कोई प्रावधान ही नहीं है। विवेक तो जी- बताइए उनके विवेक- लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा? इसका जवाब हम ले लेंगे शमसी साहब से। हाँ, हाँ, शत्रु गया, पहले फिर पहले आया, तकी फिर तकी उसके साहब को बाद बात पूरी कर दवा लेंगे। अरे शमसी, जब हिंदू जा करके वापस लाए जा रहे हैं, वापस उन्हीं के घर तो वापस- वंशज हैं, घर वापस जो गए थे कर उन्हीं के चुके वंशज आ जा रहे हैं वापस ला नहीं ना। रहे, आप वापस अल्पसंख्यक है, किसको वो कह यहाँ पे रहे रह रहे हैं? हैं। अरे तो यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? सिर्फ उनको नागरिकता दे रहे आप हैं। नागरिकता किनको दे रहे हैं? सिर्फ जो उनको यहाँ थे करा रहे हैं, और उनका चले गए सम्मान दे थे, रहे हैं। उन्हीं के लोग पीड़ित है ना, जिनको आप नागरिकता देने का प्रयास कर रहे हैं। सही। यही तो सवाल है, वो यहाँ यही तो पर सवाल है। पूर्व की सरकारें अगर चाहती तो कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान दे सकती अरे थी। नहीं लेकिन चाहा, मैं तो सरकार यही ने सवाल नहीं किया। पूछा, आज शमसी आप साहब- उनके राइट्स को कैसे कंप्लाई शमसी करेंगे? साहब- उनको सीने से लगा रहे हैं, हम उनको अपने गले से आज लगा आप रहे हैं, उनको उनको सम्मान सिविल दे रहे राइट्स हैं। कैसे देंगे, तो ये मैं पूछ परेशानी रहा हूँ। क्या है? हाँ, शमसी साहब, सवाल ये है विवेक जी का बिल्कुल साफ तौर पे कि भाई जो शत्रु संपत्ति की बात होती है यहाँ पे, आपने देखा लखनऊ के तमाम शत्रु संपत्ति पर सरकार काबिज हो गई, लेकिन जिनको आप यहाँ पे नागरिकता दे देंगे, उनके पूर्वजों की यहाँ पे अगर संपत्ति है जिसको सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर रखा है, तो क्या किस नियम के तहत उनको वो अधिकार देंगे? आप भाई वो बताइए, अपने घर में जब आप- वापसी होगी तो अरे इस घर में रहना मैं- चाहेंगे। आप- शत्रु है एक मिनट, और उनके एक वंशज मिनट, आपके नागरिक हैं, एक मिनट, ये कैसा एक- कानून में ही आप मैनिपुलेशन आप कर सुन रहे हैं? लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, शमसी आप साहब बताइए बताइए। भाई कि कौन से जो वहाँ पे नागरिकता जिसको दी जा रही है, आपके पास अरे कोई भारतीय डाटा है जनता कि उनको पार्टी का शत्रु अपना संपत्ति लक्ष्य है कि घोषित किया उन्माद गया पैदा है? करना जो वहाँ पे समाजों से सिख, बचना ईसाई, है। जैन, हिंदू नौवीं जो लोग हैं, अध्ययन ये वक्त के साथ समस्याएं आएंगी। क्या वो आज शत्रु की संपत्ति रोटी घोषित मांग कर शमसी दी? साहब, ये वक्त सीए के दे साथ रहे हैं। समस्याएं आएंगी। ये कोई सीए कोई समस्या नहीं है। जनता मांग रही ये जो नौकरी। इस चीज बात होना को याद नहीं है, रखिएगा। होना नहीं है, ये उसको डिबेट जबरदस्ती की बात याद बात रखिएगा और करके भाजपा होगी। देख रही हो बोल रहे हैं। तो मैं चूंकि एक विधिक प्रैक्टिशनर मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय रजनीकांत जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे अभिभावक स्वरूप है, ये एक विधिक सवाल है जो कल को इस सरकार के लिए नहीं, देश के लिए चुनौती बनेगा। इस बात को याद हम रखिएगा। हर चुनौती के लिए तैयार अरे हैं। आप रहेंगे ही कहाँ? अगर कानून- आप तो रायता फैला आप के निकल रहेंगे, लेंगे, झोला आप उठाएंगे। रहेंगे, आपकी गारंटी आप है। तो रायता उठाकर आप झोला उठा के रहेंगे, निकल लेंगे। आप एक एक करके गारंटी बोलेंगे, है। एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। देख रही है। जनता विकल्प देख रही होती तो आपको ले आती। जनता तो लगातार आपको नीचे से तो 15 साल तो आप भी नहीं थे, ये कौन सा तर्क है? अभी तो आपने देखा 15 साल तो आप भी नहीं थे। एक करके तकी साहब, विवेक जी, एक करके जनता को ज्यादा समझ में आएगा। अब उसको लग रहा है कि देश को जो है बचाना ये है। देखिए गिरिराज सिंह के क्षेत्र में आप ही के लोग उनको काला एक झंडा एक करके दिखा अपनी रहे हैं। बात रखेंगे तो जनता को समझ में आएगा। हाँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी इसको भुगतेगी भाई। किसी की नाराजगी बीजेपी वहाँ पर हो एक गया। फ्लॉप शो है। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं जूते बरसाए गए थे? आप अरे भूल गए बरसाए क्या? भाई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में टॉपिक यही से हम कोई बात डिरेल्ड है। हो रहे हैं, टॉपिक से हम डिरेल्ड हो भाजपा रहे के हैं। लोग हैं 20% टॉपिक पे बोलेंगे, 80% आप पार्टी की बात आप करेंगे। रुक भी जाइए, कह रहे रुक हैं जाइए। भाई, गिरिराज जी की बात आप नहीं टेक्निकल सवालों का जवाब नहीं है इनके अपने पास। कार्यकर्ता की यही बात हालत करें। अमित शाह की है, यही हालत मोदी की आपके है। बात CANRC के ऊपर जवाब नहीं देंगे। हम मैंने एक काम तर्क पर कर रहे सवाल हैं, किया, उस मजबूत तर्क पर काम सवाल कर का रहे जवाब हैं, दे। सरकार को शत्रु मजबूत कर संपत्ति रहे पे हैं, इस उसको कानून का सम्मान प्रभाव कर कैसे रहे हैं। पड़ेगा, शत्रु उसका जवाब संपत्ति दीजिए। जब दावा हाँ, करेंगे इसका तो जवाब आप दें। बताइएगा। विवेक जी, ठीक है। हाँ, जब शमसी दावा साहब। होगा, जब वो कहेंगे कि हमको नागरिकता मिल गई, अब हमारी संपत्ति दी जाए, लीजिए। आपके पास डाटा है कि शत्रु लीजिए। संपत्ति है? लेकिन बताइए सरकार ना। को तैयारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तकी सरकार साहब, हर तरीके से तैयार है। सरकार जरूरी नहीं देखिए, कि सारी चीजें जो है तो आपको बीजेपी जी, सरकार जी। कोई भी कानून पिछले 10 सालों में जनता को विश्वास में लेकर नहीं ला पाई। ये अपनी असफलताओं के ऊपर चादर डालने CNRC की। जनता मांग रही रोटी, ये दे रहे CNRC। अरे पश्चिम बंगाल में जश्न मन रहा है भाई। इधर है CNRC, जनता चाह रही कानून व्यवस्था, इधर है CNRC। आप दे रहे हैं वो महंगाई कम शराब करो, नीति। ये करे CNRC। जनता करी महिलाओं की सुरक्षा करो, ये करे CNRC। ये हर बात का जवाब CNRC है इनका। जनता परेशान है। वैभव जी, आज आप आज आओ, वैभव जी, बात आप नहीं, आओ। आज का मुद्दा है। कल आप बात करिएगा, कल दूसरी बात रहेगी। रोज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पेपरों में निकल रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, सीए कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ, वैभव जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, वक्त कम है।
संक्षेप में। ऐसा
दो मौजूद सवाल हैं। एक तो आर्टिकल 14 का वायलेशन, उस पर जवाब नहीं दिया शमसी आजाद जी ने, और दूसरा जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक जी ने कहा कि शत्रु संपत्ति पे क्या करेंगे। तो ये आधे अधूरे तैयारी से ये कानून बनाते हैं। उदाहरण मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें इन्होंने किया है। वक्त का तकाजा है, संक्षेप में विवेक जी। हाँ बाबा जी, आप चुप रहिएगा 1 मिनट। कृषि कानून हम समझा नहीं पाए। जीएसटी लागू हुआ, उसमें 100 से ज्यादा संशोधन करने पड़े, क्योंकि ये सरकार जल्दबाजी में अनुभवहीनता की शिकार हो जाती है। नोटबंदी आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। उसी तरीके से सीए एनआरसी का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, और इनको जिन सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, ठीक है शमसी आजाद साहब, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन हो रहा है वो हम करेंगे या। चलिए शमसी साहब जवाब दे दीजिए भाई, वैभव जी का बार बार सवाल हो रहा है, उसके बाद समय कम है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। हाँ 10 सेकंड। हाँ ठीक है बोलिए। ये बताएं कि 400 पार, जो इनके भाजपा के सांसद ने कहा है कि 400 सीटें जब आएंगी तो हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो कहा आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार को देता है उसे भी संशोधन करने का विचार है। दूसरा, शत्रु संपत्ति पे भी जवाब दे दे। अगर ये 2 सवालों का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं कि इनको इस कानून की समझ है। संक्षेप में जवाब दे दीजिए भाई जल्दी। बहुमत में आएगी, बदला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत आ रहा है, आप घबराइए मत। अगर कहा गया है कि परिवर्तन किया जाएगा तो आप जैसे लोगों को सही करने के लिए परिवर्तन किया जाएगा, ये समझ लीजिए। चलिए विवेक जी, कंक्लूडिंग आपका बयान। नहीं, मुझे लगता है देखिए, जब कोई बिल लाया जाता है, किसी बिल को पास करना होता है, तो उसके दूरगामी जो परिणाम है, लक्षित परिणाम हो चाहे वो हानिकारक परिणाम हो, उन सभी पे जो हमारा लॉ कमीशन है और जो हमारे बुद्धिजीवी विद्वान हैं, खासकर कानून के जानकार, उन सभी की पहले एक कमेटी बना करके इस पे एक परिचर्चा बहुत आवश्यक है। केवल आप अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक मनमाने तरीके से कोई अगर बिल ला करके थोपने का प्रयास करेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम भारत या भारत की संविधिक एक प्रारूपता के लिए बहुत अच्छे नहीं मायने होंगे। रजनीकांत जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, ये जो शत्रु संपत्ति का मुद्दा और ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में, ये आएंगी तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो कानून बना है ये बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि जो शरणार्थी मेरे देश में रह रहे हैं उनको अगर नैतिकता और उनको मिल जाए नागरिकता, तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तकी साहब, देखिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बीजेपी समय बिता रही है, जनता का समय बर्बाद कर रही है। वैभव जी आएंगे, आखिरी कमेंट ले रहा हूं मैं। हाँ, देश के मुद्दे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल पा रही है। जनता आज परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोज खबरें आ रही हैं। नौकरी से परेशान होकर युवक ने हत्या करी, जो कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ, और जो पर्चा लीक हो। चलिए इन सब मुद्दों पे हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। वक्त का तकाजा, वक्त समाप्त हो गया है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए तकी साहब, बीजेपी प्रवक्ता विवेक पांडे जी, रजनीकांत मिश्रा, वैभव त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल में सीए अधिसूचना जारी हो गई है, देश में सीए का कानून भी लागू हो गया है। बीजेपी ये दावा करेगी कि उसने जो वादा किया था वो आखिरी वादा भी पूरा कर लिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन इसको लेकर के सियासत किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विपक्षी दलों का आरोप है कि वोट ध्रुवीकरण को लेकर के मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम प्रवक्ताओं का आपने जिक्र सुना, आपने उनकी बातें सुनी, उनकी दलीलें सुनी कि क्या कुछ चुनौतियां देश के सामने आने वाले दिनों में सीएए कानून को लेकर देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सियासत और गरमाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।